जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली बच्चों क्लास 11 की हिस्ट्री यानी कि इतिहास के सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यानी कि 28 फरवरी 2023 को 11th क्लास के जो मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हैं इनका हिस्ट्री का जो फाइनल यानी कि एनुअल का जो एग्जाम था वो आज हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उसी क्वेश्चन पेपर को कंप्लीटली यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, लाइन टू लाइन इवन वर्ड टू वर्ड आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे कि आप कैसे अपना पेपर करके आए हैं और आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये आपके पेपर की मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर की मार्किंग स्कीम होने वाली है, जो मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में आंसर आपको दिखा दी जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी ने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। आपको एनालिसिस तो करना ही होगा अपने पेपर का, तो पूरा देख लेना और वीडियो के एंड में ये भी बताना मुझे कि 80 में से आपके कितने मार्क्स टोटल आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो पेपर था वो काफी आसान आया था और ये वीडियो जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि उनको अंदाजा लग जाएगा कि उनका पेपर कैसा आएगा। ठीक है भाई, चलिए शुरुआत करेंगे आज के सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मॉर्निंग शिफ्ट का आपका पेपर है हिस्ट्री का। ठीक है, और पेपर का पैटर्न सेम टू सेम वही आया था जो मैंने आपको समझाया था। बाकी पहले मैं आपको एमसीक्यू समझा देता हूँ, फिर आपके जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे ना मैं आपको वो समझा दूंगा। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर मैं एक बार में लेके आता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। देख सकते हैं ये है आपके आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि दी गई सूचना के आधार पर रोमन सम्राट को पहचानिए। तो ये सम्राट जिसने सॉलिडस नामक जो सोने का सिक्का था ये चलाया था और इसने कुस्तुनतुनिया को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। तो इस सम्राट का क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है कॉन्स्टेंटाइन। क्या नाम है? कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है ना, इसी तरीके से इंग्लिश में आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? रोम की पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांव निम्न में से क्या कहलाते थे? ठीक है, तो रोम की पहाड़ी पर जो गांव बसे थे उन्हें क्या कहते थे? उन्हें कहते थे बच्चों कैस्टेला। क्या बोलते थे? कैस्टेला। ठीक है, अब यहां पे आ जाता है आपका एक मिलान। तो मिलान के संबंध में देखते हैं कैसे मिलाएंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एक सैनिक टुकड़ी। सैनिक टुकड़ी का नाम क्या था? इसका नाम था तामा। ठीक है, उसके बाद में है सरदारों का बेसिकली परिषद, तो ये किरिलताई कहलाता था। उसके बाद में है सगा भाई, तो ये आंडा कहलाता था। और 10,000 सैनिक ये तुमुन कहलाते थे, इस तरीके से। ठीक है, तो पहला जो हमारा आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? का वाला हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपकी मार्किंग सी में देख सकते हैं का लिखा हुआ है। ओके, अब इंग्लिश में भी देख लेंगे इसी तरीके से। आपका सॉरी ये जो का वाला आपका है ना ये राइट हो जाएगा। देखिए आप क्या कीजिए कि अपने फोन की जो क्वालिटी है उससे बढ़ा लीजिए, क्योंकि शायद आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा। मेरे पास पीडीएफ ही ऐसा आया था, क्या करते? ठीक है ना, वेल आप यहाँ पे समझिएगा। खुद क्या दिया हुआ है? भिक्षुओं का समूह जो मठों में ना रहकर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे, ये क्या कहलाते थे? सिंपल सी बात है, इनको क्या बोलते थे बच्चों? प्रायर बोलते थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है यानी कि खा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अब ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है भाई कि दिए गए चित्र को पहचानिए। तो ये क्या है? ये मेसोपोटामियाई एक मोहर है। मेसोपोटामिया कालीन एक मोहर है बेसिकली। ठीक है, मेसोपोटामियन सील है बेसिक। ओके, इंग्लिश में मेसोपोटामिया वर्तमान में निम्न में से किस देश का हिस्सा है? तो ये किसका है? इराक का है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद स्टेपी क्षेत्र के देवता निम्न में से कौन थे? तो उस देवता का क्या नाम था बच्चों? डैगन नाम था। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं मार्किंग स्कीम में। देखिए ये था डैगन। ठीक है, और इसके बाद में इंग्लिश में आपका सी हो जाएगा। और सातवां क्या था कि निम्न में से चंगेज खान का वो कौन सा पोता था जो कृषकों और नगरों के संरक्षक के रूप में जाना जाता था? तो पोते का नाम क्या है? उस पोते का नाम था बच्चों कवलता एक सेकंड, कुबलई खान। क्या नाम था? कुबलई खान था। ठीक है, अब यहाँ पे अभिकथन कारण था। अभिकथन क्या दर्शाता है कि मेसोपोटामिया नगर नियोजन में मेसोपोटामिया की नगर नियोजन की पद्धति का वहां पे अभाव देखा गया था। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहां पर पहली बार घुमावदार गलियां थी और वहां पर जो भूखंड वगैरह थे घरों के वो अलग अलग हुआ करते थे, एक जैसे नहीं थे। तो मतलब क्या है, अभिकथन कारण सही है और ये इसकी एकदम बढ़िया और प्यारी सी व्याख्या भी करता है। हमारा ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से असन ठीक है, रीजन ठीक है, ये हमारा राइट हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि हमें एक स्थान को पूर्ति करनी है। चंगेज खान ने राज्य के दूर दराज के स्थानों पर परस्पर संपर्क हेतु डैश पद्धति अपना रखी थी। तो वो कौन सी पद्धति अपनाई थी बच्चों? इसने इसने अपनाई थी हरकारा पद्धति। कौन सी? हरकारा पद्धति, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्प को सही विकल्प चुनकर लिखिए या पूरा कीजिए। चीन, बीजिंग, जापान। चीन का बीजिंग है
तो जापान का क्या होगा? सिंपल सी बात है, जापान का क्या होना चाहिए? टोक्यो होना चाहिए। यहाँ पे खा और 10वीं का क्या राइट हो जाएगा? खा राइट हो जाएगा। टोक्यो होगा, सिंपल सा राजधानी है बेसिकली। चीन की बीजिंग है, जापान की टोक्यो है। ओके, उसके बाद इंग्लिश में देख लेंगे, बी हो जाएगा। 11 है कि निम्न में से कौन सा रोमन साम्राज्य के संदर्भ में सही है? तो रोमन साम्राज्य के संदर्भ में कौन सा सही होगा बच्चों? ये सही होगा आपका का वाला, क्योंकि यहाँ पे जो 3 खिलाड़ी थे, एक सम्राट, सेना और अभिजात वर्ग, ये 3 हुआ करते थे। ठीक है, तो ए राइट है। अब इसी तरीके से आपका अविकथन कारण आ जाता है कि उलूस शब्द का मूल अर्थ निश्चित भूभाग नहीं था। बिल्कुल ठीक है। चंगेज खान ने अपने नव विजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंपा था। ये भी ठीक है, लेकिन एक तरफ बात की जा रही उलूस शब्द की और दूसरी तरफ चंगेज खान की बात की जा रही, यानी कि कथन तो दोनों ठीक है, लेकिन स्पष्टीकरण हमें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो खा है ये राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, इसी तरीके से आपका बी वाला जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। अब 13 क्या है बच्चों कि जापानियों की कानूनी सोच निम्न में से किससे प्रभावित होती थी? ठीक है, तो वो किससे प्रभावित थी बच्चों? ये थी एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 13 है ना हमारा। ठीक है, 13 का है का वाला पार्ट। ओके, 13 का है यानी कि जर्मनी से। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस इलाके में सोने के कुछ चिन्ह मिले थे? तो ये मिले थे बच्चों कैलिफोर्निया में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। उसके बाद में आ जाता है हमारा 15 कि ऑस्ट्रेलिया की जमीन जिसे टेरा न्यूलिसिस कहा जाता था, इसका अर्थ क्या था? टेरा न्यूलिसिस का अर्थ क्या था? शुरुआती जमीन जो किसी की ना हो या मूल निवासियों की, आबादकारों की। ये थी जो किसी की ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे खा हमारा जो है ये राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें नीचे दिए गए कथनों को पढ़ना है, फिर यहाँ पे समझना है। तो 16वें का वैसे हमारा का दिया हुआ है, पहले पढ़ते हैं क्या। देखो, भिक्षु औवे और मठों में अपना जीवन बिताते थे, बिल्कुल ठीक है। वे उपासना करते थे, अध्ययन करते थे, शारीरिक श्रम और व्रत भी लेते थे, बिल्कुल ठीक है। ये विवाह नहीं कर सकते थे, बिल्कुल ठीक है। भिक्षु का जीवन पुरुष ही बना सकते थे, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्त्रियां भिक्षुणियां बनी थी, हमने देखा था इसके बारे में, है ना। तो मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर का है, पहला दूसरा तीसरा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। उसके बाद 17वां है निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो सत्य यहाँ पे देखते कौन सा नहीं है। मार्टिन लूथर जर्मनी के व्यक्ति थे, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान चढ़ा था, बिल्कुल ठीक है। उनका विश्वास था कि मनुष्य के ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता होती है, ये गलत है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और हमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में अपना पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? वो है हमारा गा वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला। अब 18वां क्या है बच्चों कि ऐसा व्यक्ति जिसकी अनेक रुचियां हो, ठीक है, जिसके अनेक हुनर हो और उसे अनेक हुनर में महारत हासिल हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते थे? रेनेसा व्यक्ति बोलते थे। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उसके बाद में 19 दिया हुआ है ऐसी संस्था जो उत्पाद की गुणवत्ता, मूल्य एवं बिक्री पर नियंत्रण रखती थी, निम्न में से क्या कहलाती थी? ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते थे बच्चों? उसको बोलते थे हम श्रेणी, श्रेणी बोलते थे उसको। ठीक है, यानी कि गिल्ड, गिल्ड बोलते थे। उसके बाद 20वां है संन्यास सेन के निम्न में से किन 4 बड़ी, मतलब जो संन्यास सेन थे उन्होंने कौन सी 4 बड़ी जो जरूरतें थी इस पर ज्यादा ध्यान दिया था? ठीक है, तो देखते हैं कौन सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 का है का वाला पार्ट, यानी कि कपड़ा, खाना, घर और परिवहन। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। 21 आ जाता है हमारे यहाँ पे निम्न में से किसने या फिर किसमें, ये तो देखो, निम्न में से किसने और मैं घोषणा की थी, मतलब ही नहीं समझ में आ रहा। बेसिकली निम्न में से किसने ये घोषणा की थी कि पृथ्वी समेत सारे सूर्य, पृथ्वी समेत जितने भी ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। तो ये कौन थे? ये थे कोपरनिकस। कौन थे ये थे बच्चों कोपरनिकस। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ पे एक चीज एक बार हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो टोटल आपके यहाँ पे जो एमसीक्यू आपसे पूछे गए ना 21 एमसीक्यू, इसमें से अराउंड 15 से 17 एमसीक्यू ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको करवाए हुए हैं। ऑलरेडी मैंने आपको केवल 2 ही सैंपल पेपर मैंने करवाया भी है तक, आपको केवल 2, और 2 सैंपल पेपर से 15 से 17 एमसीक्यू है आपके। ठीक है, अभी देखना एक चीज और मैं बताऊंगा, ये जो आपका पूरा का पूरा 80 नंबर का पेपर है ना, इसमें 80 नंबर का इस पेपर में कम से कम 65 से लेके 70 नंबर तक के जो क्वेश्चन है बच्चों वो वही आए हैं, और सेम टू सेम उसी लैंग्वेज में, सेम टू सेम। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसे, प्रूफ के साथ में। देखिए, हाँ देखते हैं। अभी आता है हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा वाला। तीसरे में देखिए, मतलब कि सेक्शन भी है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें मैंने आपको समझाया था
कि रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति कैसी थी बच्चों। महिलाओं को विवाह के दौरान जो भी दहेज मिला करता था वो पति के पास रहता था, ठीक है, और वो उसे व्यापार में लगा देते थे। हालांकि पत्नी अभी भी पिता की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार रखती थी, ठीक है, और पिता के मरने के बाद पुत्री जो थी उसे अपने पास मतलब ऑफिशियल रूप से ले सकती थी, ऐसा कुछ था, ठीक है। रोमन साम्राज्य में महिलाओं को तलाक देना बहुत ही आसान हुआ करता था, क्योंकि इसके लिए पति और पत्नी को आपस में विवाह भंग करने की केवल सूचना देना, यानी कि मैं तुझसे तलाक चाहता हूं, बस ये सूचना दे दी, तलाक हो गया। लेकिन ये गलत भी था, कुछ हद तक सही भी था, ये चीजें कही जाती हैं, ठीक है। उसके साथ में कुछ लोग ऐसे थे जिनके अंदर सामाजिक रूढ़िवादिता थी कि वो अपनी पत्नियों को पीटा करते थे, जिससे समाज में महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता था जो उन्हें मिलना चाहिए था, ठीक है। साथ ही महिलाओं की जो विवाह की आयु थी वो 16, 18 या फिर 22, 23 की हुआ करती थी। वहीं पुरुषों की जो आयु थी वो 28 से 30, 32 होती थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि महिला जो पत्नियां हुआ करती थी और पति, इनके बीच में विवाह की आयु का अंतराल बहुत बना रहता था, इसीलिए पति पत्नी के बीच में रिश्ते कभी अच्छे बन ही नहीं पाते थे, ठीक है। तो ये थी रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति। एक चीज मैं आपको रियल फैक्ट की बात बताऊं, जो आपकी ऑफिशियल मार्किंग स्कीम आती है ना, ऑफिशियली जो आपकी मार्किंग स्कीम आती है उसमें उतनी बढ़िया तरीके से आपको आंसर नहीं समझाया जाता जितना अच्छे तरीके से हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। अब जैसे आप मार्किंग स्कीम में देख लेना, आपको ये इस तरीके से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उसमें नहीं मिलेगा महिलाओं को ब्याह के दौरान दहेज मिलता था, तलाक देना आसान था, कैसे आसान था, क्या होता था, विवाह की आयु होती थी, क्या होता था, ये तो बताना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज है, वो चीज हम आपको अच्छे तरीके से समझा देते हैं, यही बात आती है, ठीक है। अब जो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में देखना चाहते हैं यहां से देख लेंगे, स्टेटस ऑफ वुमेन इन रोमन एम्पायर। तो वो क्या था स्टेटस भाई, यहां से आप इजीली देख सकते हो, ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरा क्या था, रोम साम्राज्य में गणतंत्र की व्याख्या कीजिए। तो हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको नहीं करवाया था अभी तक, ठीक है, और अगर अथवा को हम हटा दें तो इसका मैटर भी नहीं करता, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूं। देखो, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की व्याख्या हम इस तरीके से करेंगे कि 509 ईसा पूर्व में 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व गणतंत्र शासन व्यवस्था यहाँ पे शुरुआत हुई थी। 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र, इसका नाम था ऑक्टोवियन, इसके द्वारा तख्ता पलट किया गया और ऑगस्टस नाम से रोम का शासन चलाया जाने लगा। ऑगस्टस के काल में प्रिंसिपेट की स्थापना होती है, ये शांति का काल माना जाता था, विकास का काल माना जाता था, इसने बहुत सारे सुधार किए थे, ठीक है। टिबेरियस था, ये ऑगस्टस का गोद लिया हुआ पुत्र था अपने शासन के लिए। ऑगस्टस ने टिबेरियस को गोद लिया था। उसके बाद इसमें यहाँ पे 3 प्रमुख खिलाड़ी थे जो अभी मैंने आपको बताए थे, ठीक है। बस यही लिख देना है, सिंपल सा, ओके। अब इसी क्वेश्चन को अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो यहाँ से देख लेंगे, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 23rd, इराक भौगोलिक विविधताओं से भरा हुआ देश है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि सिंपल सा मैं क्या बताना है बच्चों, मेसोपोटामिया की जो भौगोलिक स्थिति है ये बतानी है, और ये ऐसा प्रश्न है जो मैंने आपको बहुत बार बताया है, ठीक है। कैसी भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पे खेती की शुरुआत 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच में शुरू हो गई थी। हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है, बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, स्वच्छ झरने हैं, जंगली फूल कंदमूल वगैरह पाए जाते हैं, अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा होती है, स्टेफी घास के मैदान है, आजीविका के साधन के लिए यहाँ पे खेती की तुलना में पशुपालन बहुत ज्यादा मायने रखता है। दजला और फरात की जो नदियां हैं वो यहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ये पहाड़ी प्रदेशों के लिए परिवहन का साधन होती हैं, ये मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं, इनकी जलधारा से सिंचाई होती है गेहूं, जौ, मटर, मसूर, इन सभी की, ठीक है। साथ में यहाँ पे जो फरात नदी थी ये विश्व व्यापार मार्ग के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है। तो एक साथ इतनी विशेषता मैंने आपको बता दी है, और एकदम एकदम पर्टिकुलर तरीके से आपको लिखनी कैसे चाहिए वो भी यहाँ पे पूरा का पूरा पैसेज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें ज्यादा नहीं, आपको मुश्किल से 5 से 6 इंपॉर्टेंट लिखनी है, ज्यादा नहीं, केवल छोटी छोटी 5 से 6। अब इसको इंग्लिश में देख लेंगे, इराक यानी कि मेसोपोटामिया इज अ कंट्री ऑफ जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज। तो कैसे इसके बारे में आपके सामने ये पॉइंट्स हैं, आप इसे पढ़िए और आसान तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। ऑलरेडी हमारे कितने 14 मिनट हो चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने ये आपको 8 नंबर में बताया था लेकिन 3 नंबर में आया, चलिए कोई बात नहीं। चंगेज खान की यास के विषय में आप क्या समझते हैं, ठीक है। चंगेज खान की जो यास थी इसके बारे में आप क्या समझते हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, मंगोली शासन में यास की भूमिका। यास बेसिकली क्या है, यास जो है ये जो है एक तरीके की नियम संहिता है जिसे चंगेज खान के द्वारा 1206 में कुरिलताई में लागू किया था, ठीक है। यास जो है
मंगोलों के लिए अपनी पहचान, विशिष्टता की रक्षा का एकमात्र उपाय उस पवित्र नियम के आधार के दावे का है जिसके द्वारा वो मतलब वो जो नियम है जो उनके पूर्वज से मिले हैं, और ये क्या कहलाते थे, ये कहलाते थे यास्क नियम संहिता। ठीक है। और ये भी कहा जाता है यास मंगोलों के समान आस्था रखने वालों के आधार पर संयुक्त करने में सफल हुए, यानी कि मंगोलों जैसी आस्था रखने वालों को उन्होंने संयुक्त किया। किसने? यास नियम संहिता ने संयुक्त किया। ठीक है। और उसके चंगेज खान और उनके वंशजों से मंगोलों की निकटता को स्वीकार किया। इसी तरीके से स्थानबद्ध जीवन प्रणाली के कुछ पहलुओं को अपना लिया गया था। फिर भी यास ने उनको अपनी कबीलाई पहचान बनाए रखने और अपने नियमों को पराजित होने पर लागू करने के आत्मविश्वास को दिया। यानी कि यास जो था ये एक ऐसी बहुत ही सशक्त विचारधारा थी मंगोलों के लिए जिसने इन्हें एकत्र किया, जो इनकी जैसी विचारधारा रखते थे उनको एकत्र किया। चंगेज खान की इंपॉर्टेंस को यहाँ पे दर्शाया गया। तो ये कुछ बातें सिंपल सा। ठीक है। तो ये बात हो जाती है। और इसी क्वेश्चन को अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो रोल ऑफ याज इन मुगल पॉलिटी, यानी कि चंगेज खान के संबंध में आप ऐसे बता देंगे। ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है भाई, ये बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। इसको मैंने आपको 8 नंबर में बताया था, ये भी देखिए कितने 3 नंबर में आ गया है। ठीक है। क्या है? 14वीं शताब्दी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया था। ऐसे किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए। तो 3 नहीं, मैं आपको 8 नंबर के हिसाब से बताता हूं। आप इसमें से क्या करें, मात्र किन्हीं 3 लिखिए। मैं आपको बहुत सारे बता देता हूं। 13वीं शताब्दी के अंत तक क्या हुआ था कि उत्तरी यूरोप में तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान ले लिया था ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने। ठीक है। और इससे क्या हुआ था, पैदावार के मौसम छोटे हो गए और मतलब पैदावार के मौसम छोटे हो गए, फसल ज्यादा उग नहीं पाती थी, तूफान आते थे, बहुत सारे सागरीय बाढ़ आते थे जिससे फसलें नष्ट हो जाया करती थी। सरकार को करों में सरकार जो थी उससे टैक्स नहीं मिल पा रहा था, तो उसने क्या किया, कर और ज्यादा बढ़ा दिए, तो जनता वैसे हाहाकार करने लगी थी। ठीक है। पहले की गहन जुताई होती थी, जैसे 11वीं शताब्दी में 2 फसल की जगह 3 फसल होने लगी थी। ठीक है। और साथ ही लकड़ी के हल की जगह लोहे के हल का उपयोग किया जाने लगा था, लोहे की नोक वाला। तो इससे क्या हुआ था कि गहन जुताई से और 3 से क्षेत्रीय फसल चक्र से भूमि कमजोर हो गई, उर्वरता में कमी आ गई। मात्र इन 150-200 सालों के अंतर्गत ही चरागाहों में कमी हुई, पशुओं की बहुत ज्यादा मृत्यु होने लगी, जनसंख्या वृद्धि हुई तो उपलब्ध संसाधन कम पड़ गए। 1513-17 में यूरोप में बहुत भयंकर अकाल पड़ गया था। 1320 में अनेक पशुओं की मौत हो गई थी इसी वजह से। ये सारी चीजें आ जाती हैं। ऑस्ट्रिया व सर्बिया की चांदी की खदानों में उत्पादन में कमी हो गई थी। धातु मुद्रा व्यापार में कमी, और भी बहुत सारे यहाँ पे हैं कि जो प्लेग नामक महामारी आई थी, इससे लाखों लोग मारे गए थे, ये सारी चीजें। तो मैंने आपको इसमें से कोई 3 लिखने, मैंने आपको देखो 9 बताए हैं, आप इनमें से कोई 3 लिख लेना। और जो इवनिंग वाले बच्चे हैं ये देख लेना अपने हिसाब से कि कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। इसको इंग्लिश में देखना है आपको, तो आप इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। बाकी रही बात आंसर की, तो आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। पूरे का पूरा एज इट इज नहीं लिखना, मतलब कि इसमें से 3 पॉइंट आपको लिखने, ज्यादा नहीं, केवल 3। मैंने आपको 9 बता दिए हैं। ठीक है। 25 ये भी मैंने आपको करवाया क्वेश्चन, गोल्ड रश का अमेरिका में क्या प्रभाव पड़ा था। तो गोल्ड रश का अमेरिका में बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ा था। जैसे गोल्ड रश क्या था, पहले ये समझ लो कि 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर था कैलिफोर्निया। यहाँ पर ना सोने के कुछ चिन्ह मिले थे जिसे गोल्ड रश जिसने गोल्ड रश को जन्म दिया था। ठीक है। यह उस आपाधापी का नाम था जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर को संवारने के लिए यहाँ आए थे। ठीक है। गोल्ड रश से होने वाले बदलाव क्या थे, तो इससे देखो हमें बदलाव ही लिखने केवल, मैंने आपको गोल्ड रश अलग से बता दिया। बदलाव क्या था, पूरे के पूरे अमेरिका महाद्वीप में बहुत ज्यादा रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 1870 में निर्माण हुआ था, कनाडा में 1885 में हुआ था। आपको डेट नहीं लिखना, मैंने आपके जानकारी के लिए बता दिया। रेलवे के साथ सम्मान बनाने वाले उद्योग विकसित हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में औद्योगिक नगरों का विकास बहुत तेजी से बढ़ा। बड़े पैमाने पर कृषि करने वाले जो यंत्र थे इनका बेसिकली प्रारंभ शुरुआत हुई। ठीक है। और साथ ही ये जो थे ऐसे उद्योग वो भी विकसित होने लगे थे। 1890 में वह दुनिया का अग्रणी औद्योगिक सिद्धि बन चुका था। हजारों संख्या में चीनी श्रमिकों की नियुक्ति की गई। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, यहाँ पे जो फ्रंटियर था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। ठीक है। तो आपको कोई 3 लिखने हैं, मैंने आपको 7 बता दिए हैं, इसमें से कोई 3 आपको लिख देने थे बस, दैट्स ऑल। ठीक है। पूरा नहीं लिखना, कोई 3 लिखने थे आपको। अब इसी को इंग्लिश में देख लेंगे। मैंने आपको गोल्ड रश अलग से बता दिया है, आपको गोल्ड रश बताना नहीं है, सिंपल से आपको इसके चेंजेस बता देने हैं, गोल्ड रश से क्या क्या चेंजेस हुए थे। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि ब्रिटेन ने चीन में अफीम के व्यापार को क्यों प्रोत्साहन दिया, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसको प्रोत्साहन इसलिए दिया था क्योंकि यहाँ पे बात की जाएगी केवल केवल अफीम के व्यापार की। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे भूमिका बनाता हूं। ब्रिटेन ने अफीम के फायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए
अपने सैन्य बलों का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते पहला अफीम युद्ध हुआ था और इसने सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमजोर कर दिया और सुधार तथा बदलाव की मांगों को मजबूत कर दिया था। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है आंसर में, आपको लिखना नहीं है ये, मैं आपको ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है ना, कि पहला प्रथम जो अफीम युद्ध था वो कैसे हुआ था। मैंने आपका आंसर यहाँ से शुरू होगा अफीम के व्यापार से, कि चीनी उत्पादों जैसे कि चाय, रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, इन सभी की मांग ने व्यापार को, चाइना का जो व्यापार था और ब्रिटेन का जो व्यापार था, इसके व्यापार को असंतुलित बना दिया। ठीक है, अब जितने भी पश्चिमी उत्पाद थे इनको चाइना में बाजार मिल नहीं रहा था, इसकी वजह से इन्हें भुगतान करना पड़ता था चांदी में। तो इसीलिए ईस्ट इंडिया की ब्रिटेन ने ना एक तरीका ढूंढा, वो था अफीम। तो इसीलिए क्या किया इन्होंने, अफीम तरीका ढूंढते हुए इन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बहुत ही आराम से उग रही इस अफीम को कहां पे मंगाया, ब्रिटेन में। और चीन में अफीम बेचने के जरिए कौन, ब्रिटेन जो था वो चीन में अफीम बेचने लगा भारत से लेकर। ठीक है, ये चांदी कमाकर कैंटन में उधार पत्रों में जो उधार पत्र होते थे इसके बदले कंपनी के प्रतिनिधियों को देने लगे। इस तरह कंपनी उस चांदी का इस्तेमाल ब्रिटेन के लिए क्या कैसे करती थी, चाय, रेशम, चीनी, मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए। इसी तरीके से ब्रिटेन, भारत, चीन, ये सब त्रिकोणीय उत्पाद व्यापार था और इसी के लिए उसने अपने सैन्य बल का इस्तेमाल किया था, किसने, ब्रिटेन ने। बस ये बातें हैं सिंपल। ठीक है भाई, बाकी अगला क्वेश्चन इसी में हमारा है कि चीन में प्रचलित जो कन्फ्यूशसवाद की विचारधारा है इसका आपको लेख करना था। ठीक है, तो कन्फ्यूशसवाद की विचारधारा को देखेंगे कि चीनी विचारक कन्फ्यूशियस के विचारों को और उनके अनुयायियों की शिक्षा को क्या कहते हैं, कन्फ्यूशसवाद। सिंपल सी बात है, कन्फ्यूशसवाद क्या है, ये एक चीनी विचारक थे जिनका नाम था कन्फ्यूशियस। तो इन्हीं के विचारों को और उनके जो अनुयायी थे वो जो शिक्षा ग्रहण करते थे उसको कन्फ्यूशसवाद बोलते थे। ठीक है, इसमें शामिल थे सभी के साथ में अच्छा व्यवहार करना, व्यवहारिक समझदारी और उचित सामाजिक संबंधों को लागू करना। ठीक है, इनके विचारों ने चीनियों के जीवन के प्रति रवैये को बहुत तरीके से प्रभावित किया। जैसे 1890 में, 90 के दशक में बड़ी तादाद में चीनी विद्यार्थियों को जापान पढ़ने के लिए भेजा गया, ऐसे विचारों को और ज्यादा सीखने के लिए। ठीक है, लोगों को नए नए विषयों में प्रशिक्षित करने के लिए विद्यार्थियों को जापान भेजा जाने लगा, ब्रिटेन भेजा जाने लगा, फ्रांस, यहाँ तक कि वे नए विचार सीखने के लिए अन्य कंट्री में जाने लगे ताकि कन्फ्यूशसवाद अन्य जो विचार है उनको सीख सकें। ठीक है, और ये एक पार्ट आ जाता है कि रूसी जापानी युद्ध के बाद में जो चाइना में सदियों से जो एक परीक्षा प्रणाली चली आ रही थी उसे समाप्त कर दिया गया। क्यों भाई, क्योंकि ये प्रत्याशियों को अभिजात वर्ग में दाखिला दिलाने पर काम करती थी, यानी कि ये भेदभाव वाली प्रणाली थी, इसीलिए। ठीक है, तो मेन आंसर आपका कितना है, मेन आंसर मात्र है आपका ये 5 पॉइंट वाला। ठीक है, इसमें से भी आप 3 या 4 पॉइंट लिखने, ज्यादा नहीं। ठीक है, अब दोनों ही क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप यहां से देख लेना। जैसे इंग्लिश में आपका ये वाला क्वेश्चन था कि व्हाई डिड ब्रिटेन एनकरेज ओपियम ट्रेड इन चाइना, तो किस लिए इनकरेज करता है, कैसे इनकरेज करता है, उसके बारे में आपके सामने ये पॉइंट है। एंड अदर क्वेश्चन इज दैट कि एक्सप्लेन दी कंफ्यूशिज्म प्रिवेलिंग इन चाइना, तो कैसे ये फैलता है, क्या होता है, इसके बारे में आप इजीली यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमारा जो पेपर था इसका ये सेक्शन बी खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर बी का एनालिसिस कर रहे हैं तो 22 मैंने आपको करवाया हुआ है, 23 भी करवाया हुआ है, 24 भी आपको करवाया हुआ है। बस ये जो अथवा वाला है ये नहीं मैंने आपको करवाया था तो इसे हटा देते हैं, चलो। ठीक है, 25 भी आपको करवाया है, 26 भी करवाया है, 27 का मैंने आपको ये वाला करवाया है पार्ट, यानी कि ये करवाया है, मतलब भी इसे भी हटा देते हैं। मतलब कि अगर मैं आपके इसकी बात करूं सेक्शन नंबर बी की, तो 3-3 नंबर के आपके जो 6 क्वेश्चन है इसको मैंने मात्र जो 2 सैंपल पेपर आपको करवाए थे ना, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपके यहाँ पे लिए गए। ठीक है, तो खंड नंबर बी में मान लेते हैं कि अराउंड 15 से 16। ठीक है, खंड नंबर सॉरी ए जो है ना इसमें आपके 15 से 16 नंबर का जो मैंने करवाया वो आया था। ठीक है, और इसमें तो खैर पूरा ही पूरा मान सकते हैं जो आपके 6 से 18 नंबर का हो जाता है पार्ट, उसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे बारी आएगी हमारे 8 सेक्शन नंबर सी की, जिसमें है 8 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न क्या है, प्रश्न है 28वां, मेसोपोटामिया की सभ्यता की विश्व को अन्य सभ्यता को क्या दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है पता है, ज्यादा नहीं, आपको 3 से 4 इसकी जो विशेषता है जैसे लेखन कला उसके बारे में, ठीक है, काल गणना इसके बारे में, बस आपको 3 से 4 जो बातें हैं ना उसको व्याख्या कर देना बस। तो वही सेम व्याख्या हम भी यहाँ पे करने वाले हैं। सेक्शन सी आ गया हमारा लॉन्ग आंसर वाला। तो मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व को अन्य सभ्यताओं को देन निम्नलिखित है कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी प्रसिद्धि की, कि आखिर ये प्रसिद्ध क्यों थी।
तो मेसोपोटामिया अपनी संपन्नता की वजह से अपने शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए जानी जाती थी। विश्व की सबसे पहली ये नगरीय सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, विश्व की सबसे पहली, लेकिन नगरीय, देखो विश्व की अगर सबसे पहली सभ्यता की बात करें तो मेसोपोटामिया सभ्यता मानी जाती है, लेकिन ये शहरी नहीं है। शहरी कौन है? हड़प्पा है, सिंधु सभ्यता को बोलते हैं। मेनली आंसर आपका यहाँ से शुरू है लेखन प्रणाली के बारे में, कि यहाँ पे ध्वनि के लिए कीलाकार यानी कि कीला का चिन्ह का उपयोग होता था। ठीक है, वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्हों को सीखना पड़ता था। ठीक है, फिर कालगणना का लेखा जोखा हमें लिखित रूप में मिलता है। जैसे 1800 ईसा पूर्व के आसपास की जो हमें पट्टियां मिली हैं, इनसे ये पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग गुणा, भाग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि, ब्याज आदि से परिचित रहे होंगे। ठीक है, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार भी होता था। उत्पादन, तरह तरह की जो सेवाएं थी, इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर मोहर के बारे में आ जाएगा कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक पत्थर की जो बेलनाकार मोहरें हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद में परिवार में गोपनीयता देखने को मिलेगी कि जो कमरे थे यहाँ पे खिड़कियों का अभाव था, घरों में रोशनदानी दरवाजों से आती थी, यानी कि गोपनीयता भी थी यहाँ पे। और जो नगर था, यहाँ पे नगर नियोजन पद्धति का अभाव था, क्योंकि पतली व घुमावदार गलियां थी, घरों के भूखंड एक जैसे नहीं थे, अनाज के बोरे जो थे वो ईंधन के गट्ठे वगैरह ये गधे पर लाद के ले जाने पड़ते थे, ये बातें थी। ठीक है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। जल निकासी के लिए नालियां जो थी वो सड़कों के किनारे ना होकर घरों के भीतर ही पाई जाती थी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आपको ये पूरा का पूरा आंसर लिख देना, सिंपल सा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था और बहुत ही अच्छा था। आई होप आपने अच्छे तरीके से किया होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश में देख लेंगे। The following are the contribution of the Mesopotamian civilization to other civilization of the world, that is all of these। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आपका यहाँ तक। ठीक है, अब बारी आती है हमारे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है बच्चों, मेसोपोटामिया के शहरी जीवन को विस्तार से वर्णित कीजिए। ये भी मैंने आपको करवाया हुआ अच्छे तरीके से। मैंने आपको बताया था इसमें आपको 3-4 बातें लिखनी है, ज्यादा नहीं। तो सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या सम्भ्रांत वर्ग, जैसे कि शहर में क्या होता था, सामाजिक व्यवस्था होती थी जिसमें एक बड़ा वर्ग होता था जो बहुमूल्य चीजें जैसे कि आभूषण, सोने के पात्र, सफेद सीपियां, लाजवाब लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने की सजावटी खंजर, इन सभी को इस्तेमाल करने वाले होते थे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे विशाल मात्रा में उनमें राजाओं और रानियों की कुछ कब्रें भी मिली हैं, कुछ समाधियां भी मिली हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि हाँ भाई, शहरी जीवन में बड़े बड़े लोग, राजा रानियां और अभिजात वर्ग रहते होंगे। ठीक है, कानूनी दस्तावेजों से हमें ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार का मतलब होता है एक पुरुष, उसकी पत्नी और बच्चे, ये रहते थे। इसी को आदर्श माना जाता था। हालांकि जो शादीशुदा बेटा था और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ में रहते थे, उसे भी गिन लिया जाता था। ठीक है, तो एकल परिवार का चलन था। और परिवार में जो पिता होता था, ये परिवार का मुखिया होता था। पिता ही घर का पशुधन, खेत आदि का स्वामी होता था और उसके मरने के बाद ही वो उनके पुत्रों को बांट दिए जाते थे। ठीक है, फिर यहाँ पे विवाह की बात आ जाएगी कि विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वधु के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। फिर उसके बाद में वर पक्ष के लोग वधु को कुछ उपहार देते थे और जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था और वे एक साथ बैठकर भोजन करते थे। ठीक है, और फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे और जब नववधु को उसकी सास लेने आती थी तो वो वधु उसके पिता के द्वारा उसकी दाय का हिस्सा दे दिया जाता था। इस तरीके से ये विवाह संपन्न यहाँ पे हो जाता था। तो विवाह के बारे में आपको बताना है, परिवार के बारे में आपको बताना है, एकल परिवार के चलन के बारे में आपको बताना है, और ये बात है। और एक दो आप व्यापार के बारे में बता सकते हो, यहाँ पे व्यापार कैसे होता था, वो जो मारी नगर वाली बात है ना, एक दो वो भी आप हमें बता सकते हो। ठीक है, तो मेनली आंसर बस इतना ही था। बाकी इसे आप इंग्लिश में देख लेना कि अर्बन लाइफ इन मेसोपोटामिया, तो इसके बारे में पहले आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे, ये वाला आपका आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद में आपका जो मेन पॉइंट है वो आपके ये वाले आ जाएंगे, सिंपल सा। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो मैंने दोनों क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। उसके बाद में 29 है। हाँ, ये वाला प्रश्न मैंने आपको नहीं करवाया था, लेकिन मैंने ये बताया था आपको कि मानवतावादी विचारों के विस्तार में जो अन्य चीजें उन्होंने कैसे बेसिकली क्या बोलते हैं भूमिका निभाई थी। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि कला, वास्तुकला और ग्रंथों ने कैसे निभाए थे। हालांकि बताया तो था विचार फैले कैसे थे, लेकिन कला, वास्तुकला, ग्रंथों ने कैसे बेसिकली यहाँ पे भूमिका निभाई थी वो नहीं बताया था मैंने। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये वाला हो जाता है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। तो कला, वास्तुकला और ग्रंथों ने मानवतावादी विचारों की फैलने में अहम भूमिका निभाई। कैसे? देखो, पहले के कलाकारों के द्वारा जो चित्र बनाए जाते थे, इनके अध्ययन से नए कलाकारों को प्रेरणा मिलती थी। जैसे
रोमन संस्कृति को भौतिक अवशेषों से उतनी ही उत्सुकता के साथ खोज की गई जितना कि अतीत से प्राचीन ग्रंथों की खोज की जाती थी। ठीक है, रोमन साम्राज्य के पतन के 1000 साल बाद भी प्राचीन रोम और उसकी उजाड़ नगरों के खंडहर में कलात्मक वस्तुएं मिलती नहीं, जिससे हमें पता चलता रहता है कि यहाँ पे क्या क्या होता रहा होगा। ठीक है, अनेक शताब्दियों पहले बनी आदमी और औरतों की जो संतुलित मूर्तियां हैं, इसके प्रति आदर से उन परंपराओं को कायम रखने के लिए इतालवी वास्तुविदों को प्रोत्साहित किया गया था। यानी कि इतालवी वास्तुविद जो थे, ये बहुत शताब्दियों पहले आदमी और पुरुषों की जो मूर्तियां हैं उनको आदर से संग्रहण करने के लिए इनको सम्मानित किया जाता है, या फिर ये करते थे ऐसा कुछ। ठीक है, 1416 में दोनातल्लो ने सजीव मूर्तियां बनाई और एक नई परंपरा कायम की, जिससे लोगों को वाकई में ये जो इतिहास वगैरह मानवतावादी विचार है इनको फैलने में, मतलब उनको जानने में मदद मिली। ठीक है, कलाकारों के द्वारा हूबहू मूल आकृति जैसी मूर्तियां बनाई गई और साथ ही वैज्ञानिक कार्यों से सहायता लेकर इसको और लोगों तक विकसित किया गया, लोगों तक पहुंचाया गया, और जो साइंटिस्ट वगैरह थे, इतिहासकार थे, उन्होंने इसके बारे में जानना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसके साथ नर कंकालों के अध्ययन करने के लिए कलाकार आयुर्विज्ञान कॉलेजों की प्रयोगशालाओं में गए, जैसे कि बेल्जियम मूल के एंड्रियस वेलिसियस, ये पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे, और ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीरफाड़ की थी, और इसी समय आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उसके बाद में शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी, सौंदर्य, उत्कृष्ट भावना से इतालवी कला को एक नया रूप दिया गया, जिसे बोलते थे यथार्थवाद, और ये परंपरा 19वीं शताब्दी से चलती रहती है, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन का आंसर भी चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमने खत्म कर दिया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा 29 का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता था। अब 29 को इंग्लिश में देख लेंगे। ठीक है, ये रहा आपका इंग्लिश वाला पार्ट, इसे आप यहाँ पे इजीली पढ़ लेना कि आर्ट, आर्किटेक्चर एंड टेक्स्ट प्लेड एन इफेक्टिव रोल इन स्प्रेडिंग ह्यूमनिस्ट आइडियाज। ठीक है, तो उसके बारे में आपके सामने ये क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं, आप इनको पढ़िए। बाकी मैं आपको लेके चलता हूँ आपके क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ठीक है, अब 30 में दिया है बच्चों 2 क्वेश्चन है, और ये मैंने आपको कल ही क्या 2 दिन ही तो टाइम मिला था, वो मैंने आपको करवा दिया था। जैसे मेजी शासन के अंतर्गत जापान में आधुनिकीकरण किस प्रकार से हुआ और पर्यावरण पर उद्योगों के विकास का क्या प्रभाव पड़ा, ये समझाइए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलमोस्ट पूरा अच्छी तरीके से समझाया था, पूरा का पूरा। मेजी सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण कैसे किया गया था, तो इन्होंने कृषि पर कर लगा दिया था बहुत ज्यादा, और कृषि से कर निकाल करके, पैसा निकाल करके जापान में सबसे पहली, सबसे लंबी जापान की रेल लाइन बिछाई 1870-72 में, कहां से कहां तक, टोक्यो और याकोहामा बंदरगाह के बीच में। ठीक है, अब पैसा बहुत ज्यादा था तो रेलवे लाइन भी बिछा दी, और वस्त्र उद्योग के लिए मशीन यूरोप से आयात की, अब मशीनों को चलाने के लिए अच्छे प्रशिक्षण थे नहीं, कारीगर थे नहीं, तो उनको पढ़ाने के लिए, उनको सिखाने के लिए विदेशों से कारीगरों को बुलाया गया था। ठीक है, और साथ ही अपने एरिया, अपने बेसिकली मेरी सरकार ने अपने देश के लोगों को क्या किया, अन्य देशों में पढ़ने के लिए भेजा, ताकि नए नए विचार को, नई नई जो कौशल है उसको सीख कर आए। 1872 में मेजी सरकार ने आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं को भी प्रारंभ किया यहाँ पे। ठीक, उसके बाद में रोजगार में वृद्धि की, जिससे कि क्या हुआ, लोगों की जो आधारभूत आवश्यकताएं थी वो पूर्ण हो पाई थी। ठीक है, तो आपके सामने ये पार्ट यहाँ पे आ जाता है। ओके, देखिए मैं आपको समझाऊंगा बढ़िया तरीके से, आपका टाइम वैसे लूंगा, लेकिन आपको समझाता अच्छे तरीके से लूंगा। ठीक है, मेजी सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण से पर्यावरण में क्या प्रभाव पड़ा, तो क्या प्रभाव पड़ा, उद्योगों के तेज और अनियंत्रित विकास से लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग से पर्यावरण का विनाश हुआ, और औद्योगिकरण के कारण वायु प्रदूषण हुआ, जल प्रदूषण हुआ। ठीक है, और पर्यावरण असंतुलित होने लगा। कृषि उत्पादनों में कमी आ गई, क्यों भाई, क्योंकि लोग जो थे वो शहरों की तरफ जा रहे थे, और 1840 में पहली बार महिलाओं ने हड़ताल की थी, किस मामले में, इसी मामले में कि क्या चल कह रहा है ये। ठीक है, रोजगार वगैरह मिल नहीं रहा, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, इन सभी के मामले, और एक आंदोलन छेड़ा गया था 1897 में औद्योगिक प्रदूषण के लिए, जो संसद के निम्न सदन के सदस्य थे तनाको सुजो, इनके द्वारा। ठीक है, तो ये बात थी, बस ये आपका मेन आंसर यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो आधुनिकीकरण के लिए क्या क्या उन्होंने कदम उठाए थे, उसके बारे में ये पार्ट आ जाएंगे, और प्रभाव क्या थे, तो उसके बारे में आपके ये पार्ट आ जाएंगे। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेंगे कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी बाय द मेजी गवर्नमेंट, तो कैसे किया गया था, उसके लिए आपके सामने ये पॉइंट आ जाते हैं। एंड द लास्ट, इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी बाय मेजी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। ठीक है भाई, चलिए
अब यहाँ पे एक चीज जो मैंने मिस कर दी, वो मिस ये की कि 30वें का आपका जो अथवा वाला क्वेश्चन था ना, ये मैंने इसका आंसर नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर काफी ट्रिकल है, काफी बड़ा था और आप इसे शायद जल्दी से समझ भी नहीं पाते। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको हटा ही दिया। मैंने देखो, मैं ये 100% कह सकता हूँ कि बच्चों ने यही वाला, अगर 1000 बच्चे हैं ना, तो 999 बच्चों ने यही वाला क्वेश्चन किया होगा, क्योंकि अथवा के विधा पर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपका बहुत आसान था। ठीक है, तो एक बार हम 8-8 नंबर वाले क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 28 वाला मैंने आपको 8 नंबर में ऑलरेडी कराया हुआ था। ठीक है, 30 वाला तो ऑलरेडी मैंने आपको करवा ही रखा है। और यहाँ पे अगर मैं 29 की बात करूं, तो इसमें मैं 4 नंबर लेना चाहूंगा भाई। ठीक है, क्योंकि मानवतावादी विचारों के बारे में मैंने करवाया था। ठीक है, चलिए हटा ही देते हैं। यानी कि 8 नंबर के जो 2 क्वेश्चन है, वो तो मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाए हैं। इवन मैं मेसोपोटामिया वाला ये भी जोड़ दूं तो 3 हो जाते हैं। तो यानी कि 16 नंबर आपके मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है, 16 नंबर। ओके, अब आता है आपका जो 31वां है स्रोत आधारित। और स्रोत आधारित जो आपके 3 क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम मैंने आपको स्रोत करवाए केवल 2 सैंपल पेपर में ही, और सेम टू सेम वही आया हुआ भी। मैंने आपको करवाया था बच्चों बुखारा पर कब्जा के बारे में, और सेम टू सेम जिस तरीके से मैंने लिया हुआ ना, वैसे ही क्वेश्चन भी थे। क्वेश्चन जुवैनी कौन था? तो जुवैनी कौन था बच्चों? ये एक फारसी इतिहास का था। जुवैनी कौन था? फारसी इतिहास का था। ठीक है, मंगोल नगरों पर अधिकार करने के बाद वहां के लोगों से कैसा बर्ताव किया करते थे? तो वो नगरों को ध्वस्त कर देते थे, लोगों को लूट देते थे, उनका वध कर देते थे जो उनको मानता नहीं था। ठीक है, और चंगेज खान ने स्वयं को ईश्वर का दंड कहने के पीछे क्या तर्क दिए? तो चंगेज खान ये कहता है कि लोगों ने पाप किए हैं, इसीलिए ईश्वर ने तुम्हारे लिए, तुम्हें उन पापों की सजा देने के लिए मुझे भेजा है, और मैं तुम्हें दंड देकर तुम्हारे पापों से छुटकारा दिलवाऊंगा। ये बात कही थी किसने? चंगेज खान। ठीक है, तो ये बात यहां जाती है, और ये बुखारा पर कब्जा के बारे में कंप्लीट हो गया। अब इसी को इंग्लिश में देख लेंगे, द कैप्चर ऑफ बुखारा। इसके जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो इजीली आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। देख सकते हैं कि तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ से यहाँ तक हो जाते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पे दूसरा आ जाता है बच्चों कि ये है निकोलो मैकियावेली के बारे में। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बच्चों समझाया था पूरा का पूरा, और सेम टू सेम जो क्वेश्चन दिए थे ना, वही क्वेश्चन आपके आए हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था पहला कि उपरोक्त अनुच्छेद के लेखक का नाम बतलाइए। सिंपल सी बात है, कौन है? निकोलो मैकियावेली है। उसके बाद में लेखक के अनुसार सभी मनुष्य बुरे क्यों हैं? क्योंकि मनुष्य समस्त कार्यों में अपना ही स्वार्थ देखता है और उसकी इच्छाएं पूर्ण रह जाती हैं, इसीलिए। उसके बाद में मनुष्य के ऐसे कौन से गुण हैं जिसके कारण वे प्रशंसा के पात्र बनते हैं? यानी कि सकारात्मक गुण कौन कौन से हैं? तो दानी, हितैषी, दयालु, पवित्र, निकष्ट, गंभीर, धार्मिक, राष्ट्रीय, प्रशंसा, ये सभी इसके पात्र हो जाते हैं। प्रशंसा के पात्र मतलब इन सभी से क्या होता है? वो प्रशंसा के पात्र बनते हैं। ठीक है, और यही आपके इंग्लिश में यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे मैं आपको इंग्लिश में इसका पार्ट दिखा दूं, ये रहा, देखो आपका इंग्लिश में यहाँ पे आ जाता है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इंग्लिश में जो है वो आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। ओके, अब एक चीज यहाँ पे आप देखोगे तो इसके बाद में आपका पेपर खत्म हो जाता है। कैसे? क्योंकि आपको जो मैप आया था ना, उसी में आपका स्रोत वाला भी दिया हुआ था, तो मैप और स्रोत वो उसी में लग गया। ठीक है, तो वेल मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आपका जो 33वीं का पहला क्वेश्चन होगा, उसका आंसर देख सकते हैं, ये रहेगा आपका। ठीक है, कि समझौते के अनुसार सिएटल के लोगों को अपनी रिहायशी जमीन का हिस्सा अमेरिका सरकार को सौंपना था। और दूसरे का आंसर रिजर्वेशन है। और तीसरे का क्योंकि वो उनके पूर्वजों की भूमि थी, इसलिए उनके लिए पुण्य और पावन थी, बस। और इंग्लिश में आप देख लेना जो आपने लिखा होगा इस तरीके से। बाकी मैप वाला जो क्वेश्चन था बच्चों, सेम टू सेम जो मैप मैंने आपको करवाया था, सेम वही मैप आपका आया हुआ था। ठीक है, सेम वही मैप। अब इसमें एक चीज है कि मैप मुझे मिला नहीं, तो जिस बच्चे से मैंने पूछा था उसने बताया था कि सर जी यहाँ पे ना 3 जो मैन थे ना वो पूछे गए थे। एक तो था पर्थ वाला पार्ट, ठीक है, एक एडिलेड था, और एक था यहाँ पे सिडनी, ये पूछे गए थे। ठीक है, तो मैप में मैंने आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करवाई थी। ठीक है, पर्थ कहाँ पे है, सिडनी कहाँ पे, इसकी मैंने आपको प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से करवाई थी। तो ओवरऑल मैप भी वही आया था जो मैंने आपको करवाया हुआ था। ठीक है, कल ही मतलब आज ही मैंने वो वीडियो डाली थी। ठीक है, मैप वाली। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, वेल ये थी हमारी बच्चों आज की ये वीडियो। और यहाँ पे हम अगर आपके पेपर की बात करें ना, तो टोटली यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे पेन चेंज करना होगा। देखो, आपके सेक्शन ए की मैं बात करूं तो टोटल अराउंड मान लेते हैं 16 से 17 मार्क्स। ठीक है, सेक्शन बी से पूरे के पूरे 18, और सेक्शन सी से 16, और उसके बाद में और जो मैथ वाला है उससे भी पूरे 5
और बाकी का जो आपके स्रोत वाले थे उससे भी पूरे के पूरे 12 क्वेश्चन। तो यानी कि 21, 5 यहाँ से हटा देते हैं और 8 यहाँ से हटा देते हैं। तो मात्र 13 नंबर का पेपर वो है जो मैंने आपको नहीं करवाया था, यानी कि 80 माइनस 13 यानी कि 67, अरे चलो 65 ही मान लो, ठीक है। 65 नंबर का क्वेश्चन आया था बच्चों, जो मैंने आपको मात्र 2 सैंपल पेपर में करवाया था, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ये अंदाजा लगा सकते हो बच्चों कि जो क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप क्या कीजिए बच्चों, जितना हो सके आपसे इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ठीक है। आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतना ज्यादा मैं और मोटिवेशन ऐसी वीडियो के लिए। और आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि आपके 80 में से कितने मार्क्स आ सकते हैं आपके हिसाब से, आपने जब भी आंसर की देखी है तो, ठीक है भाई। बाकी आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।